Hello friends, welcome to Kanun Wala. Now, today we are going to start IPC section wise. Now, तो IPC में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड. टाइटल इंडियन पिनल कोड 1860 होगा और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन अगर हम 2020 की बात करें तो अब ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, होल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाइड हो चुका है. सेक्शन 2 की बात करें तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया. भारत के अंदर अगर कोई क्राइम कमिट होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसको उसमें पनिशमेंट के लिए इस इंडियन पिनल कोड का रेफरेंस लिया जाएगा. ये इंडियन पिनल कोड जो है, हालांकि सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 वो बोलता है कि ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को प्रिवेल नहीं करेगा. सेक्शन 3 की बात करें हम लोग तो सेक्शन 3 बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट बाय विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. ऐसे अपराध जो कि इंडिया से बाहर किए गए हैं पर कानून की नज़र में वो इंडिया में ट्राई किए जा सकते हैं. और सेक्शन 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस की बात करें तो जो हमारे भारत के जो विस्तार है उसके बियॉन्ड जाके कोई फॉरेन में जाके कोई अपराध किए जा रहे हैं. इसी में सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू इंडिया में किए हुए क्राइम के बारे में बताता है. और ये बताता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू कैसे इंडिया में जो क्राइम होगा वो कैसे पनिशेबल होगा. ये 2008 के आईटी एक्ट में जोड़ा गया है ना. इसके बाद हम बात करें तो हमको अगेन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर 2 वो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में. जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में ये सेक्शन 6 से लेकर 52A तक के बारे में दिया हुआ है. सेक्शन 6 से लेकर 52A तक चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है जनरल एक्सप्लेनेशन में, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. जैसे हम बात करें सेक्शन 6 जो है उसको बेस माना जाता है एक्ट का. सेक्शन 6 ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शंस. जितनी भी एक्ट में डेफिनेशंस दी हुई हैं वो सभी एक्सेप्शंस को अलग हटाकर और फिर मानी जाएगी, उस पर एक्सेप्शंस काम करेंगे. फिर हम बात करें सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन. अगर सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 बोलता है कि अगर एक बार डिफाइन कुछ कर दिया गया है तो वो सभी दूर, कोई वर्ड अगर एक बार डिफाइन किया गया है तो वो पूरे एक्ट पर सिमिलरली अप्लाइड होगा अनलेस अदरवाइज क्लियरली एक्सप्रेस्ड. सेक्शन 8 बात करता है जेंडर के बारे में. 9 बात करता है नंबर के बारे में. जेंडर के बारे में मतलब वो जहां अगर मैन लिखा है तो मैन और वुमेन दोनों जेंडर न्यूट्रल है. फिर हम बात करें कि 9 में बात करें तो 9 में नंबर के बारे में बताया गया है कि अगर सिंगुलर कहीं पर लिखा हुआ है, एस या ईएस नहीं लगा है तो उसको प्लूरल भी माना जाएगा और सिंगुलर भी माना जाएगा. 10 में बात करें तो मैन और वुमेन बताया गया है, मैन ऑफ एनी एज, वुमेन ऑफ एनी एज. 11 में बात करें तो पर्सन दिया हुआ है. 12 में बात करें तो पब्लिक दिया हुआ है. 14 में दिया हुआ है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. 17 में दिया हुआ है गवर्नमेंट. 18 पे डिफाइन किया गया है इंडिया को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 18 में. 19 में जज. 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस. 21 अगेन इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में. ये एक अलग से वीडियोज रहेगा हमारा, पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं.
22 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। 23 अगेन इंपॉर्टेंट है, जो बोलता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉसेस, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। अब रॉन्गफुल गेन क्या होते हैं? जहां आपको गेन नहीं करना था, जहां पर आपका प्रॉफिट लेने का अधिकार नहीं था, फिर भी आपने अगर गेन किया है तो आप उसको रॉन्गफुल गेन बोल सकते हैं। रॉन्गफुल लॉस, जहां आपका प्रॉफिट लेने का अधिकार था, लाभ लेने का अधिकार था, परंतु आपको नहीं लेने दिया गया, किसी और ने रॉन्गफुल गेन किया है, तो आपके लिए वो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। गेनिंग रॉन्गफुली, अगर आप किसी चीज़ से जो कि आपका हक नहीं बन रहा है, उससे आप अगर गेन कर रहे हैं रॉन्गफुली तरीके से, बाय रॉन्गफुल मीन्स, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। और अगर आपका हक बनता है और उसके बाद भी आप लूज कर रहे हैं, तो वो लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। नाउ 24 एंड 25 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। 26 पे रीजंस टू बिलीव। 27 जो है, 27 नंबर सेक्शन अगेन बात करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट के लिए। अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में है तो वो आप ही की पोजेशन में मानी जाती है। सेक्शन 28 की बात करें तो सेक्शन 28 बात करता है काउंटर फीट के बारे में। 28 बात करता है काउंटर फीट के बारे में। काउंटर फीट मतलब होता है कूटकरण, मतलब किसी और चीज़ों की रिजेंबलिंग करती हुई कोई चीज़ बनाना फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड। कोई फ्रॉड करने के लिए, डिसेप्शन करने के लिए आपने किसी चीज़ को निर्माण किया गया है, तो उसको हम काउंटर फीट बोलेंगे। 29 बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। 29A जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है, और वो 2000 के IT एक्ट के अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। 30 की बात करें तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। 31 विल की बात करता है। 32 जो है वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इलीगल ओमिशंस भी एक्ट में डिफाइन है, और इलीगल ओमिशन जो है वो उसको माना जाएगा कि वो एक्ट ही है, और एक्ट और ओमिशन को 33 में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तक के तो हमारे बेसिक चैप्टर्स थे, बेसिक सेक्शंस थे। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 34 पे। 34 सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। कॉमन इंटेंशन ना, ये बोलता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। इन रेफरेंस किसको रेफरेंस कर रहा है? कॉमन इंटेंशन को। तो वो क्या माना जाएगा? वो सभी का एक्ट माना जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के लिए बात करता है, और इसमें फ्रेज दिया हुआ है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ना, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल की अगर हम बात करें तो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल 1870 में जोड़ा गया था। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये 1870 में जोड़ा गया था। 1870 में, एक्चुअली 1869 में एक केस हुआ था, गणेश सिंह का एक केस था। गणेश सिंह के केस में ये डिस्प्यूट हुआ था कि क्या दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी लायबिलिटी आ सकती है। तो ये केस लॉ था गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा का। तो गणेश सिंह एंड राम पूजा के केस की अगर हम बात करें तो गणेश सिंह एंड राम पूजा के केस में ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। तो गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा के केस में 1869 में पहली बार ये डिफाइन किया गया था कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, और उसके बाद 1870 में इसको अमेंडमेंट करके और यहां पर जोड़ा गया। सेक्शन 34 की बात करें तो सेक्शन 34 के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है कि कोई एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो यहां पर आना चाहिए कि कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट,
कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो 34 अप्लाइड ही नहीं होगा। उस क्रिमिनल एक्ट को डन बाय वन और मोर पर्सन, एक या एक से अधिक, बाय वन, मोर देन वन कर सकते हैं, मोर देन वन, एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं करा गया हो। सिंगल व्यक्ति पर सेक्शन 34 अप्लाइड नहीं होगा क्योंकि कॉमन इंटेंशन ही नहीं बन पाएगा। और सभी के, वापस हम बात करें, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। पहला क्या हो गया, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा व्यक्ति ने होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल होना चाहिए, फिर प्री प्लान्ड होना चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगर वो प्री प्लान नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं है योजना, तो फिर वो नहीं माना जाएगा कॉमन इंटेंशन। और जितने भी अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, उनका किसी न किसी रूप में वहां पर ज्वाइनिंग होना चाहिए, एक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, किसी न किसी रूप में उनका मिलना जरूरी है। वो कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी वो हो रहा हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स, ऑल एक्यूज्ड इज नेसेसरी। तो हमारे 5 चीजें बनेंगी। पहला आ जाएगा, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, उसको एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल होना चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट सभी का होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें रहेंगी तो हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन वहां पर है। कॉमन इंटेंशन जो है वो, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक वर्ड बोरो करें, कंसेस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो कंसेस ऑफ इडम यहां पर होता है, ठीक है। इसमें जो लीडिंग केस है वो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये सिंधु घाटी वाद भी बोला जाता है, सिंधु घाटी के लिए सिंधु रिवर डिस्प्यूट भी बोला जाता है इसको, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में। ना इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर सबसे पहली बार महबूब शाह वर्सेस एम्परर में ये बताया गया था कि सामान्य आशय क्या है। उसके अलावा इसी में सेम इंटेंशन, फिर हम बात करें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। सेम इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी बताने का काम किया गया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर में, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन और सेम इंटेंशन के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है। उसके अलावा हम बात करें, इसी में बारेंद्र प्रताप घोष वर्सेस एम्परर। बारेंद्र प्रताप घोष वर्सेस एम्परर का केस अगर हम देखें तो वो शंकरी टोली पोस्ट ऑफिस मर्डर केस जो था वो केस है ये, बारेंद्र प्रताप घोष वर्सेस एम्परर। इसमें भी कॉमन इंटेंशन था और इसमें पहली बार ये लाइन बोली गई थी कि दोज हु ओनली स्टैंड्स आर गिल्टी फॉर द ऑफेंस। जो केवल खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, निगरानी रखते हैं, वो भी अपराध कारित करते हैं, अपराधियों के साथ सेम फुटिंग्स पे खड़े होते हैं। फिर हम बात करें कि नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें पहली बार 34 वर्सेस 149 के बारे में बताया गया था। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस बताया गया था। कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी में है और सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन की बात करता है। तो इसके बीच में नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया था। इसी में ओम प्रकाश इसी डिफरेंस को
ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी बताया गया था। इसमें भी सेम बताया गया था कि 34 और 149 में क्या डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करें, एक और लैंडमार्क जजमेंट है ऋषिदेव पांडे, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी ये बोला गया था कि कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑन स्पॉट भी हो सकती है, ऑन स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है वहाँ पर, बट यहाँ पर ये बोला गया था कि शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर बोला था कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, बाद में इसको फिजिकल प्रेजेंस को निगलेक्ट कर दिया गया था। इसमें बोला था कि अगर ऑन स्पॉट भी क्राइम कमिट होने के पहले, थोड़ी देर पहले भी अगर लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड हो चुका है तो हम ये बोल सकते हैं ऋषिदेव पांडे में कि कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट कर रहा था। और अगर वहां पर फिजिकल प्रेजेंस भी होना जरूरी है सभी एक्यूज्ड की। नाउ सेक्शन 34 और 149 के अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस में हम लोगों को 4 डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 34 वर्सेस 149 में। 34 वर्सेस 149 की बात करें तो 34 वर्सेस 149 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर वर्ड बोला गया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 34 में। जबकि अगर हम बात करें सेक्शन 149 की तो 149 में बोला गया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये पहला डिफरेंस आ जाएगा जो मेन है। फिर हम बात करें सेक्शन 34 में बात करें तो यहाँ पर जो सक्रिय सहयोग या जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ये जरूरी होता है, यहां पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट उस पे तो जो सेक्शन 34 होती है वो अगर उसमें कॉमन इंटेंशन है तो अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित करता है, कोई सामान्य आशय जो है ये अबेट करता है टू ऑल दी एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, जो कॉमन इंटेंशन है वो एक्यूज्ड पर्सन्स को प्रेरित करता है, अबेटमेंट देता है वो। जबकि अगर हम बात करें कि 149 में देखें तो सामान्य उद्देश्य जो है या कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उसकी किसी क्राइम के कमिट होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है वो, ठीक है, घटित होने की। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो जो कमीशन होता है क्राइम का, कमीशन उसके प्रोबेबिलिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है वो। फिर हम बात करें नेक्स्ट उस पे तो सेक्शन 34 कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करती है, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट नहीं करती है, बट ये जो है वो स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट करती है, स्पेसिफिक ऑफेंस इसमें क्रिएट होता है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं सेक्शन 34 और 149 के बीच के। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कानून वाला को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।